ये एनीमे अभी नया ही आया है और ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसकी स्टोरी तुम्हें सच में बहुत पसंद आएगी। इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन एग्जिस्ट करती है, साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर शुरुआत में कमजोर है, इतना कमजोर कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी फैमिली को मार दिया गया और वो कुछ कर नहीं पाया। ये काम एक बड़ी फैमिली का था जिन्होंने असासिन हायर करके ऐसा करवाया था। हालांकि उस मारने वालों की लिस्ट में मिंग का नाम भी था, लेकिन किस्मत के चलते मिंग वहाँ से बचकर निकला। आज से पूरे 7 साल बीत चुके हैं और वो असासिन अभी भी मिंग का पीछा कर रहे हैं उसकी जान लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो मिंग को नहीं मार पाए। वैसे अभी सीरीज की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर मिंग अभी भी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है। अब उसके पीछे 2-3 असासिन पड़े हुए थे जिसे उस बड़े फैमिली के लोगों ने हायर किया है। यहाँ वो असासिन ये चीज क्लियरली समझ चुके हैं कि उनका टारगेट कोई मामूली टारगेट नहीं है, क्योंकि मिंग ने 7 साल तक इसी तरह के खतरनाक जंगल में सर्वाइव किया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी भागते हुए वो ये चीज जानता था कि वो हमेशा नहीं भाग सकता, इसी वजह से उसे रुक कर इन असासिन को खत्म करना होगा। जैसे उसे मौका मिला तो उसने एक असासिन के वेपन को पकड़ लिया और उस पर ही हमला कर दिया। उतने में दूसरा असासिन मिंग पर हमला करता है, लेकिन मिंग उन तीनों को ही डॉज कर देता है और बाद में घूमकर फिर से हमला कर उन सभी असासिन को खत्म कर देता है। बाद में मिंग अभी उन असासिन के कपड़ों में हथियार ढूंढ रहा था जिसे वो बाद में फिर से यूज कर सके, लेकिन इतने में ही एक और तीर उसके पास आकर गिरा। मिंग देखते ही समझ गया कि ये कोई मामूली तीर नहीं है, इसी वजह से वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। ऐसा कर उसने सही किया, क्योंकि जैसे ही वो पीछे हटा तभी वो तीर ब्लास्ट कर गया। वैसे ये तीर जिन्होंने चलाया था बाद में वो मिंग के सामने आते हैं। मिंग उन्हें देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि वो दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं। हालांकि मिंग हैरान था कि आखिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं है जिन्हें कोई पैसे देकर हायर कर सके किसी को मारने के लिए। अभी मिंग उनके यहाँ होने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि मिंग की फैमिली मतलब मिंग के जो फादर थे उन्होंने 7 साल पहले कोई क्राइम किया था, जिसकी वजह से एम्परर ने पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। उस समय पर मिंग की पूरी फैमिली मारी गई, लेकिन मिंग बच निकला, जिसकी वजह से वो यहाँ उस काम को पूरा करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो एक मुजरिम को ऐसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकते। अब इतना कहने के बाद वहाँ उन दोनों में से जिसने वो तीर चलाया था वो फिर से मिंग पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि मिंग भी उसके हमलों को डोज करते हुए पीछे आ गया था। इतने में ही वो दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का मेंबर, जो कि असल में एक बाबियन लड़की है, वो मिंग का पैर पकड़ लेती है। मिंग के पास कुछ टेक्निक्स थी जिनकी मदद से मिंग ने अपनी बोन्स को फ्लेक्सिबल करते हुए उसकी पकड़ से कुछ उड़ा लिया, लेकिन इस बीच मिंग ये समझ चुका था कि वो दोनों से एक साथ नहीं जी सकता। वैसे सही समय मिंग को याद आता है कि अभी उसने जो असासिन खत्म किए थे उनमें से एक के पास उसे एक एनर्जी पोशन मिला था। उसे पीकर मिंग अपनी एनर्जी को रिकवर करता है, क्योंकि उन असासिन को खत्म करने में उसे बहुत मेहनत लगी थी। वो बहुत दूर से उन्हें भगाते हुए यहाँ तक लाया था उन्हें थकाने के लिए। अभी उस एनर्जी पोशन की वजह से मिंग की एनर्जी वापस लौट आई। हालांकि इतने में ही वो बारबेरियन लड़की यहाँ आगे बढ़कर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है। अभी वो अपने स्वॉर्ड में किसी तरह की खास एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी उसके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, और इतने में ही मिंग भी अपने एक वेपन उठाकर अटैक करता है। इस बीच उस बारबेरियन लड़की का वो वेपन मतलब वो तलवार टूट जाती है, जो देखकर वो लड़की हैरान थी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि स्ट्रेंथ के मामले में वो मिंग से ज्यादा ताकतवर है। असल में वो असासिन और ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोग वेल ट्रेंड है, जबकि मिंग अभी तक सिर्फ जंगलों में घूमा है। इसी वजह से उसे काफी ट्रेनिंग नहीं मिली। इसी वजह से इन्हें लगता है कि उसे कल्टीवेशन टाइप की भी नॉलेज नहीं है। वैसे अभी के लिए वो तीर चलाने वाला लड़का उस बारबेरियन लड़की को पीछे हटने का कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मिंग से क्लोज रेंज में फाइट नहीं की जा सकती। पर इतने में ही मिंग ने अपनी पूरी स्पीड दिखाते हुए अपने वेपन को उठाया और सीधा उस बारबेरियन लड़की के पीछे आ गया और बाद में उसकी गर्दन पर हमला करते हुए उसे खत्म कर दिया। अब ये देखकर वो तीर चलाने वाला लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान था। हालांकि वो पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने तीरों को साइड रखकर अपनी तलवार निकाल लेता है। यहाँ मिंग को उसके अटैक के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इसकी वजह से जब उस आर्चर ने अपना पहला अटैक किया तो इसमें मिंग पीछे की तरफ फिक गया। उस आर्चर के पास लाइटनिंग की पावर है, जिसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ मिंग को धक्का देता है, जिससे मिंग सीधा जाकर खाई के किनारे पर आ गिरता है। वैसे मिंग ने खुद को संभाल लिया था, पर इतने में ही वो लड़का आकर हमला करता है और मिंग को वहां से नीचे गिरा देता है। वो एक वाटरफॉल है, मतलब नीचे पत्थर भी हो सकते हैं, मगर मिंग किसी पत्थर पर गिरा तो उसकी जान चली जाएगी। यही सोचकर उस लड़के ने ऐसा किया था, लेकिन मरने से पहले मिंग अपने कपड़ों की बनी हुई पट्टियों का इस्तेमाल कर उस लड़के को भी नीचे की तरफ खींच लेता है। वैसे दोनों की किस्मत अच्छी थी कि नीचे पत्थर नहीं था, इसी
इसी वजह से पहले उनकी जान नहीं गई, लेकिन पानी इतना गहरा था कि वो नीचे की तरफ डूबते जा रहे थे। अभी सही समय पर मिंग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो लड़का आगे आकर मिंग की गर्दन पकड़ लेता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था जिससे कि मिंग दम घुटने से मारा जाए। मिंग फिर से अपनी बोन फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी तरह से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और यहाँ उसे ही उसके मुंह से पकड़ लेता है और जोर से प्रेस करते हुए यहाँ उस लड़के का काम खत्म कर देता है। वो लड़का मारा तो जा चुका था और मिंग की बॉडी वापस ऊपर की तरफ तैरते हुए आने लगी थी। असल में मिंग उस बीच बेहोश हो चुका था, लेकिन उसकी बॉडी वापस ऊपर आ गई। इसका मतलब कम से कम उसकी जान बच गई। अभी वो अकेला नहीं था जिसकी बॉडी ऊपर तैर के आई थी, क्योंकि कुछ ही मिनट्स बाद हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर दो और लोग हैं जिनके सामने एक और बॉडी पड़ी हुई है। हालांकि ये सामने जो बॉडी पड़ी है ये किसी मामूली आदमी की नहीं है, ये एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर यानी कि होने वाला लीडर। ये बाई फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ जो दो आदमी खड़े थे उन्हें काम दिया गया था कि इस यंग मास्टर को सेफली स्ट्रीट अवेकनिंग सेरेमनी में ले जाया जाए। असल में ये यंग मास्टर सिर्फ नाम का ही यंग मास्टर है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं है और ये बेवकूफ सा है, या यूं कह लो कि बेवकूफ सा था, क्योंकि ना जाने कैसे इसने खतरनाक सी चोट खुद को पहुंचा ली और अब इसकी जान जा चुकी है। अभी वो दोनों आदमी यही बात कर रहे थे कि आखिर अब इसको फिर से जिंदा कैसे किया जाए। इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्हें इमोर्टल्स डॉक्टर कहा जाता है, जो बड़ी से बड़ी चोट को भी ठीक कर देते हैं। लेकिन ये लड़का इतना कमजोर था कि अब इसे फिर से जिंदा भी नहीं किया जा सकता। खैर उन दोनों में से एक आदमी दूसरे से कहता है कि भाई हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए, ये चीज किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि ऑलरेडी बाई की फैमिली के लीडर्स के उनके बेटे को सेफली वहाँ उस स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी में ले जाने का प्रॉमिस कर चुके हैं और पैसा ले चुके हैं। साथ ही इन्होंने एक पिल भी खाई थी, उस पिल के मुताबिक इन्हें 6 महीने में इस यंग मास्टर की रिपोर्ट वापस बाई फैमिली तक पहुंचानी होगी। ये ठीक है या नहीं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों की जान चली जाएगी। अभी उनमें से एक को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कह रहा था कि हम बेवकूफ हैं जो पैसों के लिए हमें इतनी बड़ी कसम खा ली। अभी गुस्से के मारे वो अपनी पावर का इस्तेमाल यूं कह लो आसपास पड़े पत्थरों पर करता है। जहाँ पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसकी ताकत से वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से उसके पीछे जो मिंग छुपा हुआ था वो सबके सामने आ गया। अभी मिंग वैसे तो लगभग बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसने खुद को पत्थर के पीछे इसलिए छुपाया जिससे कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। अभी इन दोनों आदमियों को लगा कि शायद मिंग ने सब कुछ सुन लिया। अब अगर मिंग जिंदा रहा तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी वजह से उस दूसरे आदमी ने यहाँ मिंग के पास आकर उस पर हमला किया उसे खत्म करने के लिए, लेकिन इतने में ही मिंग की बॉडी पर एक शील्ड एक्टिवेट हो गई। ये असल में एक टेक्निक की वजह से क्रिएट हुई थी, जो कि मिंग ने बेहोश होने से पहले खुद पर यूज की थी, जिससे कि अगर बेहोशी की हालत में उस पर कोई हमला करे तो उसे कुछ ना हो। सेम टेक्निक बाई फैमिली भी इस्तेमाल करती है, या यूं कह लो कि बाई फैमिली की टेक्निक और इस टेक्निक में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। वैसे अभी अटैक के बाद मिंग को होश भी आ चुका था। जब मिंग ने देखा और पास पड़ी उस बॉडी को देखा तो वो कुछ समझ जाता है। खैर इतने में ही उन दोनों का ध्यान भी इस चीज पर पड़ता है। वो देखते हैं कि मिंग और उस बाई फैमिली के यंग मास्टर की शक्ल कुछ एक जैसी है। अभी वैसे बाई फैमिली का यंग मास्टर मारा जा चुका है और अगर ये चीज बाई फैमिली को पता चली तो इन दोनों की जान चली जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि एक नया यंग मास्टर पैदा कर दें। अभी वो मिंग से कहते हैं कि वो उसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले उसे उनकी बात माननी होगी, साथ ही उनके साथ चलना होगा। अभी मिंग के पास कोई और चारा नहीं था, इसकी वजह से उसने हाँ कर दी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो पहले उस बाई फैमिली के यंग मास्टर के कपड़े मिंग को पहनाते हैं और फिर गाड़ी में बैठाकर मिंग को उस सेरेमनी वाली जगह की तरफ ले जाने लगते हैं। इस बीच उन्होंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिंग को दे दी थी। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मिंग उनसे कहने लगता है कि मैं उस बाई फैमिली की यंग मास्टर जितना ताकतवर नहीं हूँ। ये चीज तो कोई भी समझ जाएगा कि मैं कोई बहरूपिया हूँ, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। वो यंग मास्टर बहुत कमजोर था। साथ ही वो बताते हैं कि सैवेज घोस्ट सेक्ट मतलब जिस जगह पर वो स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ के लोगों ने कभी उस यंग मास्टर को नहीं देखा, इसी वजह से वो लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। अभी मिंग को इस सेरेमनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से वो उनसे थोड़ी डिटेल मांगता है। वो बताते हैं कि ये एक ऐसी सेरेमनी होती है जहाँ पर अलग अलग सेक्ट या अलग अलग बड़ी फैमिली के यंग मास्टर और कल्टीवेटर्स आकर अपनी बॉडी एनर्जी, जिसे इस वर्ल्ड में ची कहा जाता है, उसे बढ़ाते हैं। इस बीच अगर किसी कल्टीवेटर का पोटेंशियल हद से ज्यादा सामने आता है तो सैवेज घोस्ट सेक्ट वाले और साथ ही कुछ बड़े लोग उन कल्टीवेटर को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं, जिससे उस कल्टीवेटर के लिए आगे का फ्यूचर सेट हो जाता है। इसका मतलब यही है कि तुम कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ और बाद में कहीं बड़ी कंपनी तुम्हें कॉलेज में आकर उठा लेगी। वैसे भी मिंग को ये पता चल चुका था कि वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नाम की चीज है वो सच में बहुत ही काम की और खतरनाक चीज है। साथ ही वो दोनों लोग भी कह रहे थे कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ये मौका मिल पाया, क्योंकि नॉर्मल किसी कल्टीवेटर को वहाँ जाने नहीं मिलता। हालांकि मिंग कहने लगता है कि अगर ये स्पिरिट अवेकनिंग इतनी ही कमाल की चीज है तो इतनी ज्यादा एज के होने के बाद आप लोगों ने ये चीज क्यों नहीं की। इस पर वो दोनों थोड़े दुखी हो जाते हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ 20 साल की उम्र से पहले ही की जा
सकती है। साथ ही वो ऐसी किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, इसी वजह से उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया। वैसे अब कुछ समय बाद इसी तरह से सफर जारी रखने के बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सामने एक झरना था जिसकी दूसरी तरफ वो एग्जाम होने वाला है। अभी जाने से पहले वो दोनों मिंग को एक पिल देते हैं और कहते हैं कि हार्ट रिलैक्सिंग पिल है, अगर मिंग इसे खाएगा तो उसे स्पिरिट अवेकनिंग में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हालांकि मिंग समझ चुका था कि वो पिल एक पॉइजन है और ये वही पॉइजन है जो कि इन दोनों को बाई फैमिली की तरफ से मिला था। मतलब अगर मिंग इनकी बात नहीं मानेगा तो मिंग की जान चली जाएगी। मिंग इस तरह की किसी भी फालतू चीज में नहीं पड़ना चाहता था, पर वो दोनों मिंग से कहते हैं कि अगर मिंग उनकी बात नहीं मानेगा तो वो मिंग की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देंगे, जिसके बाद मिंग की जान वैसे भी जानी ही है, वो आखिर कब तक ही बचेगा। ये सुनकर मिंग ने भी बात मान ली थी। साथ ही वो समझा रहे थे कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक तुम हमारी बात मानोगे और स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी को सही से फॉलो करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी मिंग बात मानकर उस पिल को खा लेता है और सीधा उस झरने के दूसरी तरफ चला जाता है। अभी दूसरी तरफ जाने के बाद मिंग को वहाँ कई सारे बहुत पावरफुल कल्टीवेटर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े सेक्ट और बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ मिंग की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वो बाई फैमिली का यंग मास्टर बनकर आया है, जिसके बारे में सभी को पता है कि वो बहुत कमजोर था। अभी मिंग से कोई बात नहीं कर रहा था, इसी वजह से मिंग भी सभी को इग्नोर करता है। इतने में ही मिंग को पता चलता है कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। इस एग्जाम के लिए अभी उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना है। अभी इस बीच फैंग नाम का एक कल्टीवेटर या यूं कह लो कि एक लड़का आगे आता है और कहता है कि उसे इस बारे में पता है कि अभी पहले स्टेज को कैसे पार करना है, इसलिए जो कोई भी आगे बढ़ना चाहता है वो उसे फॉलो कर सकता है। उसने जैसे ही ऐसा कहा सभी कल्टीवेटर उसे फॉलो करने लगे और वो आगे बढ़ने लगा। अचानक ही रास्ते में कुछ कल्टीवेटर सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। असल में उन पर कुछ घोस्ट स्पिरिट हावी हो चुकी थी। अभी जो कल्टीवेटर ठीक थे वो यहाँ फैंग के पास आकर उसे कहते हैं कि उसे सबकी मदद करनी चाहिए और फैंग कहता है कि नहीं, ये सैवेज घोस्ट सेक्ट है और ये जो घोस्ट स्पिरिट्स हैं ये टेस्ट लेने के लिए यहाँ है। अगर ये कल्टीवेटर इन मामूली सी स्पिरिट को खत्म नहीं कर सकते तो ये उस स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी के लायक नहीं है, इसलिए हमें इनकी मदद करने की जरूरत नहीं है। जो ताकतवर होगा वही यहाँ से आगे बढ़ पाएगा। इस बीच हमें कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स भी दिखाए जाते हैं जो इजिली उन घोस्ट स्पिरिट को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वैसे उसी दौरान हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। इतने में ही एक दूसरा लड़का उसके पास आया और उससे कहने लगा कि यहाँ अकेले आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है, अगर हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ देना होगा। मिंग को भी उसकी बात सही लगती है, लेकिन मिंग को उस पर थोड़ा सा डाउट था। जब उस लड़के ने कहा कि हम साथ में आगे बढ़ेंगे तो मिंग ने सोचा कि उसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि उसे ये लड़का गड़बड़ लग रहा है। हालांकि मिंग ने साथ चलने के लिए तो हाँ कर दी थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। अभी वो दोनों कुछ समय बाद आगे बढ़े थे, इसी वजह से सामने कोई दूसरा कल्टीवेटर नहीं दिख रहा था। मिंग बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जो चीज देखकर वो दूसरा लड़का जो कि मिंग को अपने साथ लेकर आया है वो मिंग से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है और सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आगे जा चुके हैं। जो यहाँ तक नहीं आए वो सारे कमजोर थे, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर अभी ऐसा कहकर जब वो दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू किए तब एक पर्पल एनर्जी मिंग को पकड़ ली। अभी मिंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तभी वो सामने जा रहा लड़का पीछे पलटता है और मिंग को बताता है कि वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। इस स्टेज को सैक्रिफाइसिंग लेवल कहा जाता है, जहां अगर दो कल्टीवेटर हैं तो उनमें से एक को सैक्रिफाइस देना ही होगा, तभी दूसरा आगे बढ़ सकता है। मिंग ये सुनकर हैरान था। मिंग कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, बाई फैमिली का यंग मास्टर। अगर मैं यहाँ मारा गया तो तुम्हें क्या लगता है बाई फैमिली तुम्हें जिंदा छोड़ देगी? जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो, ये एग्जाम बहुत खतरनाक है। जो भी यहाँ आता है वो ये चीज पहले से जानता है कि यहाँ उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए इस चीज के लिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम्हारी बाई फैमिली तो खुद ही जल्दी एग्जीक्यूट होने वाली है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभी मिंग को ये चीज सुनकर थोड़ी सी खुशी हुई कि यहाँ पर अगर किसी की जान चली जाती है तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, यहाँ पर अब मेरे सर्वाइव करने के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतना कहकर मिंग ने बहुत ही इजीली उस पर्पल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पर्पल एनर्जी असल में वीक कल्टीवेटर्स को पकड़ लेती है और उनकी एनर्जी तब तक अब्सॉर्ब करती जाती है जब तक कि वो कल्टीवेटर मारा ना जाए। वैसे इस एनर्जी से खुद को छुड़ा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, इसी वजह से वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो समझ जाता है कि मिंग असल में बाई फैमिली का यंग मास्टर नहीं है क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं कर पाता। मिंग कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत कम समय में मेरी आइडेंटिटी पहचान ली, तुम ये समझ चुकी हो कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये चीज बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ गया और वो मिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन इतने में ही वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक ही वो जमीन पर गिर जाता है। मिंग कहता है कि उसे पहले से उस पर शक था, इसी वजह से यहाँ आने से पहली मुलाकात के दौरान मिंग ने उसके हाथ में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था जो कि धीरे धीरे असर करता है। अब ये बात सुनकर उस लड़के को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो तुरंत ही किसी तरह से आगे बढ़कर अपने दूसरे साथी से अपनी तलवार निकालता है हमला करने के लिए, लेकिन इतने में ही वही पर्पल
पर एनर्जी उसे पकड़ लेती है। वो मिंग जितना ताकतवर नहीं है, इसी वजह से वो इस एनर्जी की चेन्स को नहीं तोड़ सकता। इसीलिए इसका मतलब अब वो मारा जाएगा। इसलिए मिंग ने यहाँ अपने हाथ गंदे नहीं किए, बल्कि उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मिंग फाइनली एग्जिट की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने सामने कई सारे कल्टीवेटर्स को देखता है जो कि ऑलरेडी सेकंड स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जहाँ वो लड़का फैंग भी था जो कि सभी को अपने पीछे पीछे लेकर आया था। वो सभी से कहता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी नहीं था, असली स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी अब शुरू होने वाली है। यहाँ सामने का गेट ओपन होता है और उन्हें एक बड़ी सी जगह दिखाई जाती है जहाँ 5 सर्कल बने हुए थे, जिनमें से 2 सर्कल ऑलरेडी सैवेज घोस्ट सेक के कल्टीवेटर ले चुके हैं। वो यहाँ बहुत समय से कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसी वजह से ये जगह उनके लिए ऑलरेडी फिक्स रहती है। अभी बचे हुए 3 सर्कल थे, जिनमें से एक फैंग अपने और अपने सेट से आए हुए साथी कल्टीवेटर के लिए हड़प लेता है। वो साफ साफ कह देता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आगे आकर उससे बात कर सकता है, लेकिन कोई उसको क्या ही कहता। इस वजह से बाकी बचे हुए 2 सर्कल ही बाकी लोगों को आपस में बांटने पड़ते हैं। मिंग वैसे भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, इसी वजह से उसे जहाँ जगह मिली वो चुपचाप जाकर बैठ गया। इस बीच मिंग की नजर सामने दूसरे सर्कल में बैठी एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बहुत सुंदर थी, इसी वजह से एक सेकंड में ही मिंग का उस पर दिल आ गया। लेकिन मिंग खुद को समझाता है कि वो यहाँ दिल लगाने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने स्पिरिट अवेकनिंग के लिए आया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़े। यही सोचते हुए मिंग ने तो अब भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, पर यह देखकर वो लड़की हैरान थी क्योंकि उसने मिंग पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया था मिंग का ध्यान खुद की तरफ लगाने के लिए, पर मिंग ने खुद को बचा लिया। इसकी वजह से वो अब मिंग में थोड़ी इंटरेस्टेड हो चुकी है। वैसे अब समय आ चुका था उस सेरेमनी को स्टार्ट करने का। इसी वजह से सामने से एक डिफेंस लिक्विड को रिलीज किया जाता है। ये एक खास लिक्विड है जिसमें एनर्जी बहुत ही हाई अमाउंट में होती है। वहाँ उन सर्कल्स को एक नहर की तरह क्रिएट किया गया था। जैसे ही वो लिक्विड रिलीज किया गया तो वो सर्कल उस लिक्विड में अंदर कवर हो गया, जिस वजह से वहाँ बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज होने लगी। इसी एनर्जी को उन कल्टीवेटर्स को अब्सॉर्ब कर अपने मैंड्रियंस को अनलॉक करना है, जिसे स्पिरिट अवेकन कहते हैं। यहाँ पर तो कुछ कल्टीवेटर्स उन एनर्जी के रिलीज होते ही तुरंत बेहोश हो चुके थे, क्योंकि वो एनर्जी सच में बहुत खतरनाक है। अभी पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी, साथ ही साथ मिंग को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि मिंग कल्टीवेशन की वर्ल्ड में नया है। उसे पता था कि उसकी वर्ल्ड में कल्टीवेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस असासिन से भागते हुए उसे कभी कल्टीवेशन का मतलब समझ नहीं आया। उसे बस ये पता था कि उसकी बॉडी की जो एनर्जी है उसे कंप्रेस किया जा सकता है और बाद में लड़ाई के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमेशा मिंग ने यही किया। अभी उस एनर्जी कंप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल मिंग बार बार कर रहा था, जिससे कि वो उस एनर्जी को कंप्रेस कर या खुद को बेहोश होने से बचा सके। ये एनर्जी कंप्रेस्ड होकर बॉडी में डीपली एब्जॉर्ब हो जाती है और इसी के चलते मैंड्रियंस अनलॉक होते हैं। इसका मतलब एक तरह से मिंग सही कर रहा है, पर उसकी टेक्निक कुछ ज्यादा हद तक गलत है। वैसे अभी इसी प्रोसेस के बीच हमें सैवेज घोस्ट सेक के 8 बेंच लीडर्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी इन सभी कल्टीवेटर्स को दूर से देख रहे हैं। असल में वो यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं जिससे कि इन कल्टीवेटर के पोटेंशियल को देखकर वो अपने लिए अपना डिसाइपल चुन सके। यहाँ पर सैवेज घोस्ट सेक का लीडर भी मौजूद है, जिसने सुना कि 2 फैक्शन के लीडर्स आपस में किसी एक कल्टीवेटर को अपना डिसाइपल बनाने के लिए लड़ रहे हैं। या उन दोनों लड़ने वालों में से एक, जिसका नाम लेन है, वो आगे आकर कहने लगता है कि मिंगर को किसी ने ढूंढा था और ये चीज उसे ही पता थी कि उसके पास नाइटमेयर बॉडी है, इसलिए मिंगर उसी की डिसाइपल बनेगी। अभी मिंगर कौन है? जब ये सेक्ट लीडर पूछने वाले थे तभी मिंगर यानी कि उसी लड़की की बॉडी से एनर्जी निकलती है, जिसने मिंग पर उस खास टेक्निक का इस्तेमाल किया था। या उसकी बॉडी में से किसी तरह की स्पिरिट निकल रही थी, जो कि अब इवॉल्व हो चुकी है, जिसे नाइटमेयर बॉडी कहते हैं। वैसे यहाँ मिंगर की वेन्स 6 निकल के आती हैं। ये जो वेन्स हैं, ये वैसे तो इनका मतलब नसों से होता है, लेकिन कल्टीवेशन के हिसाब से ये थोड़ा अलग तरीके से है। एक पर्सन कल्टीवेशन के थ्रू अपनी मैक्सिमम वेन्स को अनलॉक कर सकता है। जिसके पास जितनी ज्यादा वेन्स होगी उसका कल्टीवेशन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और आगे चलकर वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। खैर मिंगर के पास 6 वेन्स है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर नाइटमेयर बॉडी की वजह से और साथ ही इतनी ज्यादा पोटेंशियल की वजह से उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। इसी वजह से लिन उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहती है। ये चीज उसने पहले ही कह दी थी, इसी वजह से सेक्ट लीडर उस चीज के लिए मान गए थे। वैसे लिन की फाइट गाय नाम के एक दूसरे आदमी से हुई थी, वो थोड़े ओल्ड भी है, इसी वजह से सेक्ट लीडर उनसे कहने लगते हैं कि आखिर वो किसको अपने फैक्शन में लेना चाहते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि मुझे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे फैक्शन के पास सबसे कम रिसोर्सेज है, इसलिए अगर कोई कम वेन वाला कल्टीवेटर मेरे फैक्शन में आता है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इससे कम से कम उसे उसके हिसाब से परफेक्ट रिसोर्स मिल पाएंगे। अगर कोई ज्यादा वेन वाला मेरे पास आया तो मैं उसे उतने रिसोर्स नहीं दे पाऊंगा, जिससे उसके ही साथ गलत होगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन सेक्ट लीडर उन्हें समझाने लगते हैं कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको सिर्फ 3-4 वेन वाले ही कल्टीवेटर मिल पाएंगे, पर ओल्ड मैन को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर इतने में ही अचानक
जिससे कल्टीवेटर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर सभी को लगता है कि शायद वो कल्टीवेटर 9 वेन को टच कर लेगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वैसे वो कल्टीवेटर और कोई नहीं बल्कि हमारा मिंग है, जो कि पूरी मेहनत कर रहा है उस एनर्जी को कंप्रेस करने में। खैर, जब यह सेक्ट लीडर जब मिंग को देखते हैं और उसकी मेथड को पहचानते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, जल्दी इसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। उसकी बॉडी में पोटेंशियल तो है लेकिन इससे एनर्जी कैंसिलिंग की प्रोसेस नहीं आती, मतलब ये एनर्जी को सही तरह से अपनी वेन्स में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, जिस वजह से इसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। ये एक नॉर्मल सी चीज है, ज्यादातर कल्टीवेटर ये चीज करना नहीं जानते, इसी वजह से ऑलरेडी कई कल्टीवेटर्स की बॉडी वहाँ पर ब्लास्ट कर चुकी है और साथ ही करते भी जा रही है। मिंग भी उन्हीं में से एक है। अभी वो ओल्ड मैन यानी कि गाय वो भी अभी मिंग को देख रहे थे। देखकर तो वो पहचान चुके थे कि मिंग में सच में कुछ तो बात है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो गलत है, जिसकी वजह से वो जल्दी मारा जाएगा। वैसे भी पहले तो सभी का ध्यान मिंग पर था, लेकिन अचानक ही जाई नाम की कल्टीवेटर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने 9 विन्स को अचीव कर लिया था और मिंग की तरह नहीं बल्कि परफेक्टली अचीव किया था। सभी उसे देख रहे थे। सबसे ज्यादा ओल्ड मैन गाय खुश हो रहे थे, भले ही उन्होंने अभी बड़ी बड़ी बातें की कि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और उन्हें नॉर्मल कल्टीवेटर मिला तो भी वो खुश रहेंगे। लेकिन जाई को वो पहले ही अपना डिसाइपल बनाने की बात कर चुके थे। तब जाई ने कोई भी वेन अनलॉक नहीं की थी, उन्होंने बस ये बात उसके पोटेंशियल को देखकर ऐसे ही कह दी थी। खैर, अभी जाई वैसे तो उसका डिसाइपल बन जाता है, लेकिन इतने में ही एक दूसरे फैक्शन के लीडर ने आगे आकर टांग अड़ा दी। वो कहने लगा कि जाई असल में उसका नेफ्यू है और वो जाई को बचपन से जानता है, इसी वजह से जाई अगर उसका ही डिसाइपल बने तो ही ज्यादा सही होगा। ये सुनकर अब ओल्ड मैन क्या ही कहते, उन्होंने इस चीज के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसके बदले उन्होंने तभी से एक प्रॉमिस करवाया कि अगला जो भी कल्टीवेटर अपनी वेन को अनलॉक करेगा, मतलब स्पिरिट अवेकनिंग एग्जाम को पास करेगा, वो उसे अपनी टीम में ले लेंगे, मतलब अपना डिसाइपल बना लेंगे। भले ही उस कल्टीवेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन कोई दूसरा उसे अपनी तरफ नहीं करेगा, जिस पर सभी ने हाँ कर दी थी। सेक्ट लीडर ने हाँ कर दी थी कि आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी ही बारी है। इतने में ही एक और कल्टीवेटर ने अपनी स्पिरिट अवेकनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसने भी 9 विन को अचीव कर लिया था, लेकिन वो एनर्जी अभी भी नहीं रुक रही थी। अचानक ही वह एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और पता चलता है कि वो कल्टीवेटर 12 वेन्स को अचीव कर चुका है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से सभी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वैसे ओल्ड मैन के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा अच्छी मुस्कान थी, क्योंकि ये कल्टीवेटर अब उन्हें ही मिलने वाला है। पर तभी सेक्ट लीडर बता देते हैं कि वो इतने ज्यादा भरोसे वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये कल्टीवेटर उन्हें चाहिए, वो इससे अपना डिसाइपल बनाएंगे। अब सेक्ट लीडर के पास पोजीशन और पावर सब कुछ है, इसी वजह से ओल्ड मैन उनके सामने कुछ नहीं कह सकते और इसी कारण से वो डिसाइपल भी उनके हाथ से चला गया। वैसे अभी जब वो इस चीज को लेकर सैड हो रहे थे, तभी उसकी नजर फिर से मिंग पर पड़ी। उन्हें लगा कि मिंग की बॉडी अब तक ब्लास्ट कर चुकी होगी, लेकिन मिंग ने किसी तरह से खुद को संभाल रखा है। हालांकि वह मिंग को सच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा। इसका एक कारण ये भी है कि मिंग ने उस एनर्जी को कंप्रेस किया और एक जगह पर दबा दिया, लेकिन अब बॉडी की कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है। वो और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसे नहीं दबा सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना क्यों नहीं बंद कर देता, तो वो सर्कल ही कुछ इस तरह से वर्क करता है कि एनर्जी जबरदस्ती बॉडी में एब्जॉर्ब होती जाती है। इसी वजह से नॉर्मल कल्टीवेटर्स का लेवल भी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ बस किसी तरह से उन्हें उस एग्जाम को सही तरह से अपनी वेन्स में ट्रांसफर कर एग्जाम खत्म होने तक सर्वाइव करना रहता है। लेकिन मिंग अपनी किसी भी वेन में एनर्जी को ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे एनर्जी कैंसिलिंग मेथड नहीं आती। वो बस उस एनर्जी को एक कोर पॉइंट पर कंप्रेस करते जा रहा है। अभी मिंग सोच रहा था कि ना जाने ये एग्जाम कब खत्म होगा, क्योंकि एनर्जी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इतने में ही उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि उस कंप्रेस हुई एनर्जी को अगर और ज्यादा मात्रा में कंप्रेस किया जाए तो शायद वो कुछ और देर तक इस एनर्जी को संभाल लेगा। हालांकि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया और ये सच में बहुत खतरनाक चीज है। इसी वजह से मिंग को नहीं पता कि ये चीज वर्क करेगी या नहीं, पर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसी वजह से मिंग को ऐसा करना पड़ता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अब एग्जाम खत्म हो चुकी थी। कई सारे कल्टीवेटर इस एग्जाम को पास कर चुके हैं, जिनकी जो स्प्लिट वेन्स है वो थिन और लंबी है। ये जो स्प्लिट वेन्स है ये किसी फ्लावर की तरह दिख रही है, लेकिन बस पतले फ्लावर की तरह। वैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स ने अच्छे स्प्लिट वेन्स अचीव की है, लेकिन जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स हैं वैसे तो उन्हें नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें इस एग्जाम को सर्वाइव कर लिया। पर उनकी जो स्प्लिट वेन्स है वो 4-5 तक ही है। वहीं दूसरी तरफ मिंग ने सिर्फ 3 स्प्लिट वेन्स अचीव किए थे, लेकिन उसने उस एनर्जी को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया और जिंदा रहने के लिए उस एनर्जी को इतना दबाया कि उसकी जितनी भी स्प्लिट वेन्स है वो फूल कर एक फ्लावर की तरह खिल चुकी हैं। मिंग को नहीं पता ये चीज अच्छी है या बुरी, कम से कम उसने सर्वाइव कर लिया और यही उसके लिए काफी है। वैसे मिंग की तरह 2-3 कल्टीवेटर्स और हैं जो कि सिर्फ 3 स्प्लिट वेन को टच कर पाए थे। वैसे इनकी स्प्लिट वेन मिंग की तरह फूली हुई है, यानी कि फ्लावर्स जैसी नहीं है। उनकी स्प्लिट वेन्स नॉर्मल थी, बस उनकी पावर कम है। इसी वजह
से वो 3 स्प्लिट वेन्स तक ही पहुंच पाए। यहाँ जो भी कमजोर कल्टिवेटर्स थे उन्हें ओल्ड मैन का फैक्शन मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने एग्जाम कंप्लीट की है, इसलिए उन्हें भगाया नहीं जाएगा। ओल्ड मैन को शायद 3 डिसाइपल मिल चुके हैं। अभी ओल्ड मैन को कुछ काम था, इसी वजह से वो अपने एक असिस्टेंट को उन 3 डिसाइपल को एक लाइब्रेरी ले जाने का कहते हैं। उस लाइब्रेरी में टेक्निक रहती है जो कि उन डिसाइपल को उनकी पावर के हिसाब से दी जाएगी। उस असिस्टेंट ने एक पोर्टल ओपन कर दिया और मिंग और साथ ही बाकी वो दोनों डिसाइपल को वहां लेकर छोड़ दिया। उन्हें इस पोर्टल से उस लाइब्रेरी तक का रास्ता मिल जाएगा। वहां से टेलीपोर्ट होकर जैसे ही वो तीनों उस लाइब्रेरी में पहुंचेंगे तो मिंग के अलावा बाकी जो दोनों थे वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। मिंग बाद में आया था, इसी वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। अभी वहीं पर एक ओल्ड मैन सो रहे थे जो कि उस लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं। वो मिंग की इस चीज से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं, लड़के तुम बेहोश नहीं हुए, जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 स्प्लिट वेन्स है। इतना कम पोटेंशियल होने के बाद भी इतनी अच्छी मेंटल पावर, तुम में सच में कुछ तो बात है। जिस पर मिंग कहता है कि नहीं, बस मैं लकी था जो इसे ट्रैप में नहीं फंसा। इस पर ओल्ड मैन कहते हैं, ये कोई ट्रैप नहीं था, असल में यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल टेक्निक्स रखा गया। इसी वजह से कई सारे कल्टिवेटर्स यहाँ आकर खुद को संभाल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं। ये चीज सुनकर मिंग थोड़ा हैरान था। वैसे वो ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि तुम्हें जिस एट्रीब्यूट की टेक्निक चाहिए बेसिक लेवल में तुम कोई सी भी टेक्निक चुन सकते हो। मिंग कहता है कि यहाँ पर तो इतनी सारी पावरफुल टेक्निक्स है, क्या ये हमें नहीं मिलेंगी? जिस पर ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि तुम इनके लायक नहीं हो, अभी तुम्हें खुद की पावर बढ़ानी होगी। अगर तुम इस तरह की टेक्निक परफॉर्म करोगे तो शायद जल्दी मारे जाओगे। वो अभी कह रहे थे कि मिंग के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो कुछ ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल कर पाए। हालांकि वो पहले मिंग की मेंटल पावर देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड है। इसी वजह से वो मिंग को एक मौका देते हैं। वो अपने पास से क्रिस्टल निकालते हैं और मिंग से कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल इस क्रिस्टल पर करे। इससे उन्हें मिंग की पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। मिंग यहाँ सोच रहा था कि उसे किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी 1/3 पावर का इस्तेमाल उस क्रिस्टल पर करता है। वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और भले ही मिंग ने अपनी बहुत ही कम पावर यूज की हो, लेकिन ओल्ड मैन ने उतने ही पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। वो कह रहे थे कि 3 वेन्स होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मेंटल पावर है, तुम्हारा फ्यूचर सच में अच्छा है। मैं तुम्हें एक खास टेक्निक देता हूँ जिससे कि तुम शायद मुझे याद रखो। वो यहाँ अपने पास से एक स्कोल निकालता है जो कि असल में एक स्टोन था। वो बताते हैं कि एक स्कोल टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड चाइनीज में थी। मैंने इसे ट्रांसलेट कर इस स्टोन में ट्रांसफर दिया है, तुम इसे सीख सकते हो। मिंग कहने लगता है कि आप वो ओरिजिनल वाली मुझे दे दीजिए। जो सुनकर ओल्ड मैन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगे थे कि मैंने इतना ज्यादा समय लगाया उस टेक्निक को बस ट्रांसलेट करने में, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे बिना ट्रांसलेट करे सीख लोगे। वैसे वो ओल्ड मैन मिंग को बताते हैं कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, ये ट्रांसलेट वगैरह की बात अलग है और उस टेक्निक का जो पोटेंशियल है वो अलग है। मिंग जैसे कल्टिवेटर अगर इस टेक्निक को सीख लेता है तो इससे उसकी कल्टीवेशन यानी कि जो पोटेंशियल है वो बहुत ही हाई लेवल कल्टीवेटर के जितना हो जाएगा। इसी वजह से इस तरह के टेक्निक को नॉर्मली कल्टीवेटर्स को देना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। इसी वजह से मिंग को ये बात सीक्रेट रखनी होगी। मिंग ये सुनकर हैरान था, जो देखकर ओल्ड मैन वापस से वो स्टोन मिंग से छीन लेते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आया, जाने दो, तुम जा सकते हो कोई भी बेसिक टेक्निक लेकर। जो सुनकर मिंग माफी मांगता है और कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद ओल्ड मैन ने वापस वो स्टोन मिंग को दे दिया था। वैसे सीन चेंज होकर एक गुफा में आता है जहां हम 2 ऐसे कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि इस एग्जाम को पास कर चुके हैं, लेकिन असल में वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से सीक्रेटली यहाँ पर आए हुए हैं। अभी वो यहाँ क्यों हैं इस चीज का रीजन पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन ये सैवेज घोस्ट सेक्ट से रिलेटेड है। हालांकि बाई फैमिली का यंग मास्टर एग्जाम को पास कर चुका है, ये चीज इन्हें हजम नहीं हुई। इन दोनों को शक था कि ये जरूर यंग मास्टर नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। इसी वजह से अपने मिशन के दौरान इन्हें ये चीज भी देखनी है कि आखिर वो था कौन जिसने बाई फैमिली के यंग मास्टर की पोजीशन को हथिया लिया। खैर इसके बाद सीन चेंज होकर वापस मिंग पर आ गया, जो कि अभी अपने कमरे में उसी स्टोन को लेकर बैठा था जो कि उस ओल्ड मैन से मिला है। मिंग सोच रहा था कि उसे उस ओल्ड मैन की बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसी अजीब सी अनजान जगह पर कोई तुम्हें अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेने की सीक्रेट टेक्निक यूं ही नहीं देगा। हालांकि मिंग को शक तो बहुत ज्यादा है, पर उसे नहीं लग रहा था कि ओल्ड मैन ने झूठ कहा है। इसी वजह से वो सोचता है इस टेक्निक को परफॉर्म करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे यहाँ से करीबन 1 महीने का समय बीत जाता है। मिंग और साथ ही उसके साथ ज्वाइन किए हुए बाकी दोनों डिसाइपल 1 महीने से अच्छी खासी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। उन दोनों डिसाइपल के स्प्लिट वेन्स भी 3 थे और मिंग से वीक थे। इसी वजह से उन्हें कल्टीवेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जितना हो पा रहा था वो उतना कर रहे हैं। अभी ये लोग ट्रेनिंग कर वापस यहाँ सैवेज घोस्ट सेक्ट लौटे थे, जहाँ इनकी मुलाकात असिस्टेंट शाय से हुई, जो कि इनका वेलकम करता है। ये लोग भले ही कमजोर है, लेकिन वो इन्हें वीक की तरह ट्रीट नहीं करता। इनके आने के बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर उनकी ट्रेनिंग कैसी रही। मिंग की ट्रेनिंग वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छी रही है और उसने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन वो ये सभी को नहीं बताना चाहता और साथ ही ये बात सामने नहीं लाना चाहता। इसी वजह से वो कहता
बताता है कि उसे थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। साथ ही बाकी वो दोनों डिसेबल भी यही कहते हैं। वैसे यहाँ पर अभी बहुत सी तैयारियां चल रही हैं जिस बारे में उन्हें नहीं पता, इसलिए असिस्टेंट शाई उन्हें बताता है कि यहाँ एक इवेंट की तैयारी चल रही है। इन लोगों को उस इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। असिस्टेंट शाई कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिवॉर्ड कलेक्ट करने का। यहाँ पर मास्टर को इम्प्रेस कर साथ ही अपनी प्रोग्रेस को दिखाकर तुम अच्छे खासे रिवॉर्ड जीत सकते हो, जिनसे तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प मिलेगी। अभी वहाँ पर सेक्ट लीडर भी थे जो कि इस तरह की स्पीच दे रहे थे। उसी समय पर वहाँ एक टीचर जिसे सब मास्टर जू कहते हैं उसकी एंट्री होती है और वो आकर सभी से कहने लगता है कि अगर उन लोगों ने उसे अपनी पावर से इम्प्रेस कर दिया तो वो उन्हें बहुत से रिवॉर्ड देगा। अभी वैसे तो कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो मास्टर जू थोड़ा सा आलसी है, पर तभी वो अपने पास से उन रिवॉर्ड्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद सभी को उसकी तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ता। वो रिवॉर्ड बहुत काम के थे और कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए वो सभी को चाहिए। हालांकि मास्टर जू को एंटरटेन से मतलब था कि उन्हें अभी तक एक महीने में उन्होंने जितनी ट्रेनिंग की है उसका एक नजारा सभी को दिखाना होगा। ये चीज तभी सामने आ सकती है जब आपस में फाइट की जाए, भले ही एक फ्रेंडली फाइट हो। अभी इस फ्रेंडली फाइट के लिए एक दूसरे फैक्शन के कल्टीवेटर को यहाँ ओल्ड मैन गाय के फैक्शन के कल्टीवेटर को आमने सामने बुलाया जाता है। एक तरफ का फैंग जिसके वेन्स अच्छे खासे हैं, मतलब करेक्ट वेन्स हमें नहीं बताए गए, लेकिन फिर भी वो ताकतवर है। और वहीं दूसरी तरफ मिंग और साथ ही उसके बाकी वो साथी कल्टीवेटर जिनकी स्पिरिट वेन्स 3 है और वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। अभी मिंग भी ये चीज देखकर हैरान था कि डायरेक्टली किसी पावरफुल फैक्शन के कल्टीवेटर से लड़वाया जा रहा है, लेकिन ये 3 वर्सेस 1 की फाइट थी। इसी वजह से वो ये भी नहीं कह सकता कि ये चीज गलत है। उन्हें देखा जाए तो क्वांटिटी का एडवांटेज दिया जा रहा है। हालांकि सामने वहाँ फैंग को ये चीज पता है कि वो इजिली इन्हें हरा देगा, इसी वजह से वो उनका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कितनी प्रोग्रेस की जरूरत है। अभी ऐसा कहकर उसने हमला करना शुरू कर दिया था। अभी उसकी बातों से मिंग के साथ ही कल्टीवेटर को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग ने एक ही अटैक में उसे पीछे हटा दिया था। फैंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तभी मिंग के साथ ही कल्टीवेटर मतलब वो दूसरी लड़की यहाँ फैंग पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक कमजोर थे। इसी वजह से फैंग को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैंग इजिली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके यहाँ सीधा उसकी तरफ बढ़ जाता है। हमला करने के लिए वो बनी लड़की थी, लेकिन फैंग किसी में भेदभाव नहीं करता। वो सच में बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला था। मिंग तो ये देखकर ही समझ चुका था कि अगर इतनी स्ट्रेंथ से उस लड़की को वो अटैक लगा तो इससे उसकी जान को भी खतरा बन सकता है। इसी वजह से मिंग ने तुरंत ही विंड लेवेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर उस लड़की को वहां से अपनी तरफ बुला लिया। ये चीज देखकर सेक्ट लीडर और साथ ही बाकी फैक्शन के मास्टर इम्प्रेस थे, क्योंकि मिंग ने बहुत ही क्विक थिंकिंग दिखाई और सही समय पर सही टेक्निक इस्तेमाल किया। सेक्ट लीडर अभी कह रहे थे कि इस लड़के का अगर वेन्स ज्यादा होता तो बहुत अच्छा रहता। इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन ये वेन्स में मात खा गया। वैसे भी फैंग को मिंग को देखकर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से अब वो अपना नेक्स्ट टारगेट मिंग को बनाता है। मिंग उसके पहले अटैक को डोज कर लेता है। इसी बीच फैंग जितने भी हमले कर रहा था मिंग बस उन्हें डोज कर रहा था, क्योंकि वो ये बात जानता है कि फैंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए डायरेक्टली उसके अटैक से टकराना पूरी तरह से बेवकूफी होगी। मिंग किसी तरह से पीछे हटता है और नॉर्मल अटैक से फैंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जिनसे फैंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि मिंग के 3 वेन्स है, इसका मतलब वो भी कमजोर है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से लड़ रहा है। ये चीज देखकर मिंग के साथ ही कल्टीवेटर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है। भले ही उनके अटैक भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पीछे न हटकर मिंग की तरह फैंग पर हमला करने जारी रखते हैं। अभी वो दोनों दूर से अटैक कर रहे थे और मिंग क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था। मिंग वैसे तो नॉर्मली बॉडी अटैक्स भी ट्राई करता है, यानी कि फिजिकल अटैक, लेकिन इस बीच वो ये चीज ध्यान रखता है कि फैंग से हमलों से उसे बचना है, उसे डायरेक्ट फाइट नहीं लेनी। ये चीज सेक्ट लीडर और साथ ही बाकी फैक्शन के मास्टर इम्प्रेस्ड लग रहे थे और वो समझ गए थे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये लोग इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि फैंग की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वही फैंग भी ये चीज समझ चुका था, लगभग वो भी अपने घुटनों के बल आने ही वाला था। ये चीज देखकर वहाँ मिंग का वो साथी कल्टीवेटर थोड़ा खुश हो जाता है और दूर से हमला ना करके यहाँ क्लोज रेंज में फैंग पर अटैक करने आ जाता है। वो बदला लेना चाहता था और साथ ही फैंग को बताना चाहता था कि उसमें भी ताकत है, और फैंग तो यही चाहता था। जैसे ही वो यहाँ पर आया उसने तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसे एक पंच मारकर दूर हटा दिया। मिंग तुरंत उसके पास जाकर किसी तरह से उसे संभालता है और इसी चीज का फायदा उठाकर फैंग यहाँ उस लड़की पर हमला करने लगता है। अभी मिंग ने जैसे ये चीज देखी उसने तुरंत ही अपनी एनर्जी की मदद से, मतलब उसी विंड लेविटेटिंग टेक्निक की मदद से फिर से उस लड़की को बचा लिया और फैंग यहाँ वापस उसकी तरफ आकर हमला ना करे, इसी वजह से वो खुद आगे बढ़कर अटैक करने लगा। अभी फैंग सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करने वाला था जो कि उसने मिंग के उस साथी कल्टीवेटर पर इस्तेमाल की थी, जिससे उसने उसे दूर फेंका था। पर इस बीच मिंग फैंग से कहता है कि ये टेक्निक सैवेज घोस्ट सेक्ट की नहीं है, ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि सबके सामने तुम्हें यूज करनी चाहिए थी। ये चीज सुनकर एक पल के लिए फैंग
हैरान हो गया और इसी चीज का फायदा उठाकर मिंग ने उसे जोर से पंच करते हुए दूर हटा दिया। खैर मिंग ये बात जानता है कि इस एक पंच से फैंग नहीं हारेगा, साथ ही अगर इसी तरह से फाइट चलती रही तो वो फैंग को नहीं हरा पाएगा क्योंकि फैंग की पावर उनसे ज्यादा है। इसी वजह से वो आगे चलकर सरेंडर कर देता है और फैंग अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो कह रहा था कि इस लड़के ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करके मुझ पर हमला किया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसकी और मिंग की 1v1 की एक और फाइट कराई जाए जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फेयर हो, पर यहाँ से लीडर उस पर चिल्ला देता है।